तो दोस्तों आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ध्यान से देखेंगे। पहले तो मैं क्या दिखा रहा हूं। मैं बहुत अच्छा लिखा है गोल में। रानी मैं ये शादी नहीं कर सकता। No seriously, I really can marry you. I'm sorry. आप मजाक कर रहे हो? Honey, I wish मैं मजाक कर रहा था, but that's the truth. Accept it. क्या हुआ? नर्वस हो गया आप? No. Honey, हुआ कुछ नहीं. It's that my life has changed. Yeah, a lot of things been changed. And you know, for me, it's all about travel, business, meeting. बहुत टफ हो जाएगा तुम्हारे लिए. क्या क्या चीज हुआ? कुछ चीज नहीं हुआ है, मैं तो सेम हूँ। That's what तुम वैसी की वैसी यार, वही तो। नहीं मैं बदल गया हूँ यार। You try and understand. पर मुझे मैं सिर्फ अपने लिए थोड़ी कर रहा हूँ यार, तुम्हारे लिए बहुत टफ हो जाएगा। तो मैं कल शादी है तो मैं अब मैं क्या करूँगा? घर जाके मम्मी डैडी को क्या बोलूँ? आपने अपनी मम्मी डैडी को बताया? यार तो उन्होंने क्या कहा? nothing, they understood यार। I told them. क्या कह रहा है? रानी यही सही है हमारे लिए। और इट्स ओके, ये सब होता है यार। It happens quite often। जोड़ी में एक से एक बंदा मिल जाएगा तुम्हारे टाइप का यार। तुम्हें बहुत खुश रखेंगे वो, I know। तुम दीदी क्यों रो रहे हो? बताओ ना। दीदी ऐसा सब कुछ ऐसे खत्म मत करो। मैं जैसा आप कहेंगे ना वैसा ही करूँगी। don't get it। देखिए मैं डैडी जी को बताऊंगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा। I'll call you, go home and call me। ठीक है? I'll call you। तुम चिंटू में दिख रहा है, अच्छा ना तुम कर कॉल प्लीज। रांझा ओ रांझा और बेटा दरवाजा खोल। रानी, हमारी बेटी रानी। क्या हो गए? कोई बच्चे ही देख लोगे रो रो के? रोने का नहीं भाई, ऐसा रोना नहीं। हो जाता है कभी कभी, है ना। हाँ तो भैया कल तो शादी है इनकी, कल शादी है और आज मना कर रहा है। तो तुम इसे क्या बोलोगे कानूनी भाषा में? धोखा हो गया नहीं हो गया? धोखा दे रहे हैं, दे रहे बेचारा। अब ठीक है भैया, रोना धोना अपनी जगह। बेचारी रानी रो रही है, परेशान हो रही है, दिक्कत में आ रही है। पर जज साहब कह रहे चिंता मत कर, है ना। धोखा चाहे बिजनेस का हो कि मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं, है ना, तुमने फीस नहीं दी, या तुम्हें कोई सामान नहीं पहुंचा, या धोखा शादी का हो। क्योंकि हमने पहली क्लास में पढ़ा था, जहां दरवाजा खुलता है वहीं बंद होता है। हमने पहली क्लास में पढ़ा था शादी के एग्रीमेंट भी क्या होते हैं सर? बिजनेस की तरह क्या माने जाते हैं? कमर्शियल ही माने जाते हैं, है कि नहीं बात? अंग्रेजों के शादी भी क्या माने जाते हैं? कमर्शियल माने जाता है, सोशल नहीं माने जाता ना। पहले चैप्टर में पढ़ा था। तो भैया जज साहब कह रहे चिंता मत कर रानी, तू चिंता मत कर, हम तेरे साथ हैं। बस तुझे क्या कदम उठाना है बोल। बस तुझे क्या करना है, क्या कदम उठाना है? रोना नहीं है भाई, ऐसे है ना, रोने का नहीं भाई, है ना। रो मत। क्या करेंगे सर? हाँ रो मत। क्या करेंगे? केस करेंगे मैं तेरे को ना, वकील के और कोर्ट के दरवाजे खटखटाने हैं। तो हम तेरे को क्या दिलाएंगे? इंसाफ दिलाएंगे। अब इंसाफ कैसे दिलाएंगे भैया? पैसों पे दिला सकते हैं। जब सब कहते हैं तेरी शादी तो करा नहीं सकते कि धोखा देके भग लिया हूं, तो जबरदस्ती तो शादी कराना बेकार है। तू जितने पैसे कहेगी वैसे मान लेंगे। अब पैसे तेरी शादी में जो पैसे खराब हुए, है ना, जैसे भैया देख पब्लिक आ रही है, नाच रही है, समझ रही है ना, राइट, डेकोरेशन का पैसा, और बेचारी देख, और जो जहाँ पे रो रही है बेचारी, वहाँ देख शादी का कितना सामान क्या हो रहा है सर, है ना, शादी का सामान फैला हुआ, ये सारे डब्बे पे सब पैसे दिलाएंगे। और जो मेंटल टॉर्चर हुआ तेरे को, तेरी अंतर आत्मा से ऐसी आवाज है आत्महत्या कर लूंगी पापा मैं, है ना, मना कर रहा है वो, ऐसे कर रहा है ये वो, है ना, इसका मेंटल टॉर्चर का भी पैसे दिलाएंगे। लेकिन अब तू पहले सीख लेगी इसको कहते क्या है, सीख लेते हैं भाई इसको पहले कहते क्या है। तो भैया जो विजय ने रानी को मना किया उसे हम बोलेंगे ब्रीच। क्या बोलेंगे? ब्रीच। यानी धोखे को कानूनी भाषा में क्या बोलते हैं? धोखे को कानूनी भाषा में क्या बोलते हैं? ब्रीच। ठीक है ना। यानी ब्रीच मतलब
व्हेन अ पार्टी, विजय, पार्टी कौन है? विजय। व्हेन अ विजय रिफ्यूज टू और फेल टू परफॉर्म द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या होगा सर? दुखी पार्टी। दुखी पार्टी कौन है हमारे केस में? रानी, है ना। इस पिक्चर में ना इसका नाम रानी होता है और उसका विजय, है ना। कंगना का नाम रानी होता है, उसका विजय। रानी इज रिलीव्ड फ्रॉम परफॉर्मिंग इज ऑब्लिगेशन। रानी को अपनी ऑब्लिगेशन नहीं करनी, बल्कि वो केस करेगी किसके खिलाफ? विजय के खिलाफ। अच्छा, अब आती है बात सर, विजय के खिलाफ जो केस करेगी, तो विजय ने कब मना किया? एक दिन पहले मना किया, है ना, राइट। एक दिन पहले मना किया, 2 दिन पहले मना किया, 1 हफ्ते पहले मना किया। तो जज साहब ने इस प्यार को क्या नाम दिया? इस प्यार को है कौन सा ब्रीच? जज साहब ने कहा बड़ी गजब की बात है, धोखे भी प्रकार प्रकार के होते हैं, भांति भांति प्रकार के धोखे होते हैं। तो ये कौन सा ब्रीच हुआ जो विजय ने मना किया? नहीं, हाँ शादी वाला। इसे बोला जाता है एंटीसिपेटरी ब्रीच। क्या बोला जाता है? एंटीसिपेटरी ब्रीच का मतलब होता है जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट पूरा होना है, जिस दिन शादी होनी है, उस ड्यू डेट से पहले। हाँ, जस्ट पहले नहीं, 1 दिन पहले, चाहे 1 महीना पहले, उस डेट से पहले, है ना, राइट। शादी कर लो नहीं तो आज मना कर देता, तो 1 हफ्ते पहले मना कर देता, 1 महीने पहले मना करता तो ज्यादा बढ़िया रहता, है कि नहीं बात? रिश्तेदारों को वगैरह को, पब्लिक को बोल देते भाई लड़का भग गया, है कि नहीं बात? राइट। और शादी वादी पे पैसे बच जाते अंकल जी के, है ना, शादी में खर्चे के, डेकोरेशन के, मिठाई वगैरह के। पर जज साहब ने बोला भाई देखो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, 1 दिन पहले मना करे, 1 महीने पहले मना करे, दोनों केस में क्या है? एंटीसिपेटरी ब्रीच। दोनों केस में क्या माना जाएगा? अब भैया अब सुनना ध्यान से, एंटीसिपेटरी ब्रीच भी जज साहब ने क्या किए? एंटीसिपेटरी ब्रीच भी जज साहब ने 2 प्रकार के बनाए। कितने प्रकार के बनाए सर? एक तो जो किसने मना किया? हाँ, एक तो जो विजय ने मना कर दिया। विजय ने मना किया, वो क्या है सर? वो होगा एंटीसिपेटरी ब्रीच, जिसे आप बोलोगे एक्चुअल ब्रीच। क्या बोलोगे सर? क्या बोलेंगे सर? एक्चुअल ब्रीच, है ना, राइट। यानी कि इसको बोला जज साहब ने एक्सप्रेस। क्या बोलेंगे सर? हाँ, एक्सप्रेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? एक्सप्रेस। साफ साफ कह के मना कर दिया कि भाई देख मैं आया हूं, मैं तुझसे शादी नहीं करूंगा। तो विजय ने बोला एक्सप्रेस ब्रीच। एक जज साहब ने बोला इंप्लाइड ब्रीच भी होता है। बताओ वो इंप्लाइड ब्रीच कैसे होगा सर? ना, इंप्लाइड ब्रीच क्या हो सकता है बताओ? नहीं, अरे नालायको नहीं। इंप्लाइड ब्रीच ऐसे होता है कि भैया जैसे तुमने भैया शादी कर ली, घर वालों को बताया नहीं, घर घंटे टिंग टोंग, अरे किसको लेके आए? अब ये बोला नालायक, अरे पैर छो, अरे पैर छो, मम्मी जी है तुम्हारी, मम्मी बहू है तुम्हारी। तो इसका मतलब क्या है? घर वाले अगर तुम कह रहे हो मम्मी से मम्मी बहू है तुम्हारी, इसका मतलब क्या है? कि मतलब तुमने शादी कर ली, इंप्लाइड। ऐसी अगर विजय एक लड़की को ले आता, है ना, और क्या बोलता, रानी सौतन है तेरी है, कौन है ये? तो मतलब रानी क्या समझ जाती कि भैया इनने शादी पहले ही कर ली। तो उसे बोलते हैं इंप्लाइड ब्रीच। क्या बोलते हैं सर? इंप्लाइड ब्रीच। ठीक है ना। जैसे भैया मुझे तुम्हें सामान दे बेचना है, तुम्हें सामान बेचा नहीं, मैंने पहले किसी और को बेच दिया, तो ये क्या है मेरी तरफ से? यानी बिना कहे तुम्हें पता लग गया धोखा कर दिया इसने मेरे साथ, है ना। तो इंप्लाइड ब्रीच में क्या हुआ? यहां तो उसने बोलकर मना किया, जज साहब ने कहा इंप्लाइड ब्रीच होता है कैसा? बिना बोले वो क्या कर लाया? ऑलरेडी मैरिड। बोलो बात समझ आ गई? अब इसमें बताओ रानी के पास क्या ऑप्शन है? हाँ, पहला ऑप्शन तो ये, चाहे विजय ने इंप्लाइड ब्रीच कर दिया हो, लड़की को ले आया हो, चाहे विजय ने साफ मना कर दिया हो। पहला केस तो है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या करे? बोलो पेंसिल, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कि रिपीडेट करे। एक और है, एक चीज और हुई जो रानी के साथ है ना बड़ी दुख भरी हुई। रानी को भैया भाई लोगों, रानी को सदमा लग गया। क्या लग गया? रानी को सदमा लग गया। रानी कह रही नहीं विजय जैसे तुम कहोगे मैं वैसा कर लूंगी। नहीं विजय कैसी बात कर रहे हो, पापा जी को क्या बोलूंगी, मम्मी जी को क्या बोलूंगी, ये बड़ी दिक्कत वाली बात है, ऐसे मत करो भाई। सदमा लग गया। तो रानी को लगा आजकल तो रील वील का जमाना है, कैमरे वैमरे से क्या बना रहा होगा, रील बना रहा होगा, प्रैंक कर रहा होगा। सदमा लग गया। अब अगर सदमा उसी टाइम पे कैंसिल कर, ठीक है, सदमा लग गया तो रानी को कैसे यकीन दिलाया जाए सदमा नहीं है,
दीदी सदमा नहीं है ना, सच में क्या है, धोखा है। कैसे यकीन दिलाए रानी को, बोलो। तुम्हारे सामने रानी बैठी हुई बेचारी, है ना, तुम्हारी दीदी समान, दोस्त समान। अब तुम्हें बड़ा गुस्सा आ रहा है, लड़के ने मना कर दिया, बताओ, है ना। तो तुम अब रानी को कैसे समझाओगे, कैसे समझाओगे, बहन क्या कर रही है तू समझ क्यों नहीं रही बात का। तो वो कह रही नहीं 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 प्रैंक कर रहा है वो, लेकिन तुम्हें पता प्रैंक नहीं कर रहा वो, तो भग लिया। तो तुम रानी को कैसे समझाओगे। हाँ, एक आध तरीका तो यही है ना, 2-4 बार उसने डांट दिया, समझाया, तब भी समझ में नहीं आ रही बात। तो पता क्या आखिर में क्या इलाज है, कल तेरी शादी है ना, तू कल का वेट कर ले। जब कल नहीं आएगा ना वो मंडप पे, तो तुझे क्या होगा, तुझे अपने आप का पता लग जाएगा, है दिमाग चल गया तेरा, समझा समझा के समझ नहीं रही बात को। तो रानी ने बोला नहीं नहीं प्रैंक कर रहा है। तो रानी ने क्या किया, वेट किया, वेट टिल ड्यू डेट। अब सुनना ध्यान से, इससे क्या हुआ, सुनो ध्यान से। अब इससे बड़ा खतरनाक लॉ निकल के आया। अगर मान लो ड्यू डेट पर विजय ने यस बोल दिया, यस आई विल मैरी, मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करूंगा। अब बताओ अब क्या होगा, अब रानी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे रानी को कितना गुस्सा आ रहा हो, है ना, राइट। तो रानी क्या करेगी, जज साहब ने बोला अब एक्सेप्ट कर, अब बैठ मंडप पे जाके नाटक मत दिखा, कल तो तूने मना कर दिया, तो कल कैंसिल क्यों नहीं किया, अब तुझे कितने गुस्सा आ रहा हो, तेरे को शादी करनी पड़ेगी। और सबसे खतरनाक बात जो एग्जाम में पूछी जाती है, रानी को मना करके चला गया आज सुबह, कल क्या थी, शादी थी, रानी ने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं किया। रानी क्या कह रही है, क्या करूंगी मैं, कयामत के दिन का इंतजार करूंगी। क्या करूंगी, कयामत के दिन का इंतजार करूंगी। और पता क्या हुआ, रात को गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आ गई कि सारी शादियां कैंसिल कर दो, लॉकडाउन एक हफ्ते का। ये 2020 में दिक्कत हुई, जिन लोगों की शादी थी, पहली लहर दूसरी लहर, बेचारे उन सबकी शादी क्या हो गई, पोस्टपोन्ड हो गई या बेकार हो गई पैसा। अब बताओ क्या होगा, बोलो। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड क्यों रहेगा, जज साहब ने बोल दिया कि भैया अब कल शादी नहीं हो सकती कोई भी। अब क्या होगा, क्यों वॉइड क्यों हुआ, क्या ब्रीच मानेंगे, बोलो। एग्जाम में यही आता है। अब तुम, रानी कह रही है मेरे साथ धोखा किया था उसने, सुबह सुबह उसने मना कर दिया, है ना, लेकिन हाँ मैंने कॉन्ट्रैक्ट को जिंदा रखा। तो बताओ क्या ब्रीच मानेंगे नहीं मानेंगे, नहीं। जज साहब ने कहा ब्रीच का, तूने ब्रीच का तो केस ही नहीं किया। और बाद में क्या लग गया सर, लॉकडाउन लग गया, यानी कि शादियों को क्या कर दिया गया, एक हफ्ते के लिए बैन कर दिया गया। तो कल तेरी शादी क्या कर दी गई, बैन हो गई, बेकार हो गई, शादी कैंसिल हो गई। अब वो कह रही है शादी कैंसिल हो गई, बताओ इससे बड़ी। अब मैं क्या करती हूँ, धोखे का केस करती हूँ कि विजय ने धोखा किया था, तो कम से कम शादी का पैसा तो रिकवर हो जाएगा, मिठाइयों का, इसका। तो बताओ जज साहब ने किस बात से इसको सॉल्व किया, ब्रीच। तो फिर हुआ क्या, ये अगर शादी में बैन लग गया, जो कल शादी थी आज बैन लग गया, तो क्या हुआ ये बताओ। अरे पढ़ा चुका पिछली क्लास में, नलायक हो, चांटे ना बजाओ तुम्हारे। अरे ये भैया सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं हो गई, कल ही बताया था इन लॉ, है ना। लॉ ने क्या कर दिया, उसे बैन कर दिया, डिस्ट्रॉय हो गया, वॉर हो गई। अबे तो कौन पहचानेगा ये एग्जाम में। तो यहां पर सेक्शन 56 लग गया, और अगर 56 लग गया, अब कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, वॉइड। अब रानी केस नहीं कर सकती, क्योंकि जब उसने धोखा किया तो तूने कैंसिल किया नहीं, तूने उसको क्या माना, ऑपरेटिव। सदमा लग गया, मतलब रानी ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज ऑपरेटिव। अब तो वॉइड हो गया वो, अब तो वॉइड हो गया। अब किस बात का केस, तभी के तभी करती। तूने सदमे की वजह से उस कॉन्ट्रैक्ट को जिंदा क्यों माना। जज साहब ने कहा जिंदा माना तो ड्यू डेट का इंतजार कर, और ड्यू डेट से आने से पहले अगर बैन लग गया, आग लग गई, डिस्ट्रॉय हो गया, लड़ाई हो गई, बीमार हो गया, तो फिर क्या मानेंगे, 56 लग जाएगा। यानी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ब्रीच के अंदर 56 को जन्म दे देता है, और बच्चा एग्जाम में गलती करता है। पूरा क्वेश्चन ब्रीच के ऊपर होगा, बच्चे को लगेगा भैया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चन आया, टुच्चा क्वेश्चन है, मैं तो आंसर दे दूंगा। लेकिन क्वेश्चन है किससे, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी से, कि अब शादी होना क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। समझ आ गई ना बात। ये तो हो गया सर एंटीसिपेटरी ब्रीच। अगले तरह का ब्रीच होता है सर एक्चुअल ब्रीच। मान लो अगर विजय
होश में सुनना ध्यान से। अगर विजय एक दिन पहले मना नहीं करता, ये बात, विजय क्या करता, उसी दिन मना करता। किस दिन? जिस दिन शादी है। जिस दिन शादी उस दिन सुबह कहता कि मैं तुझसे शादी नहीं कर रहा, तो रानी बोलती क्या ऐसी बात कर रहे हो, आज शाम तो शादी है हमारी, आज शाम तो फेरे पड़े जाने हैं। तो उसे क्या बोलेंगे? एक्चुअल ब्रीच। क्या बोलेंगे? और एक्चुअल ब्रीच में भी अगर मजे ले लेता विजय, मंडप से भाग जाता, मंडप पे बैठा है, चलो भैया लड़का लड़की उठे फेरे पे, एक फेरा लेके भाग लेता, तो उसे क्या बोलते? एक्चुअल ब्रीच ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। एक्चुअल ब्रीच। अगर उस दिन मना करेगा तो बोलेंगे ऑन ड्यू डेट। क्या बोलेंगे? और अगर फेरे लेके भाग लिया तो ड्यूरिंग परफॉर्मेंस। लेकिन दोनों काम हो कब रहे हैं? उसी दिन हो रहे हैं जिस दिन शादी पक्की हुई है। तो जज साहब ने बोला रानी के पास फिर से दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है, रानी उसी टाइम पे चांटे बजा दे उसके, और कॉन्ट्रैक्ट को क्या करते? बोल पेंसिल, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। या रानी क्या करे? रानी ये मान लो अगर अगले दिन परफॉर्म हो सकता है, जैसे क्रिकेट नहीं होता डे रिजर्व कर देते हैं, या कहते हैं कि चलो आज नहीं आया पढ़ाने, कल पढ़ाने आ जाऊंगा, है ना, वाला जो एग्जाम्पल था कि भैया 6 नाइट को गाना गाने नहीं आया सोनू निगम, पर कह रहे कोई बात नहीं, आज के डैमेजेस ले लो, कल आ जाऊंगा गाना गाने। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि अगले दिन भी हो सकता है ना, तो क्या करो? जिस दिन वो नहीं आया उस दिन क्या ले लो, और क्या करो? रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या कर दो? परफॉर्म नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टाइम, जब भी तुम उसको रखते हो। बात समझ में आ गई? तो ये है तुम्हारा क्या सर? ब्रीच। सिंपल, ठीक है ना। तो बस एग्जाम से पहले ये डायग्राम पढ़ना है, एसआर के पढ़ना है, खेल खत्म, पैसा हजम। एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा सर। देखो सर, एंटीसिपेटरी ब्रीच ड्यू डेट से पहले, एक्चुअल ब्रीच ड्यू डेट पर, है ना, बिफोर द ड्यू डेट। याद हो जाएगी बात? ठीक है ना, बिफोर द ड्यू डेट। अब इसका असर क्या है? दो तरीके से। विजय सीधा बोल के चला गया मैं ना कर रहा शादी। दूसरा इम्प्लाइड, जैसे शादी करके दिल्ली आया वो दूसरी लड़की को, अब उससे थोड़ी कर लेगा शादी। तुम्हें मुझे हॉर्स बेचना था, तुम्हें मैंने बताया नहीं, किसी और को बेच दिया, तो ये क्या हो गया? इम्प्लाइड ब्रीच। ठीक है। रानी के पास क्या ऑप्शन है? या तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे, या सदमा मान के ड्यू डेट का इंतजार करे। अगर सदमा मान के ड्यू डेट का इंतजार करेगी तो क्या होगा? अगर ड्यू डेट पे विजय ने हाँ बोल दिया तो क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट। और सबसे खतरनाक बात, वेटिंग पीरियड तक क्या हुआ? सेक्शन 56 लग गया, सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा सर? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा और तू केस भी ना कर पाएगी। तो ये वाला पॉइंट लगेगा, तो ए पॉइंट लगेगा। हाँ हाँ, है ना। या तो वो हाँ करेगा शादी वाले दिन, या शादी वाले दिन भी नहीं आएगा। नहीं आएगा तब तो सदमे से बाहर आ जाएगी, तब केस कर लियो, है कि नहीं बात? राइट। एक्चुअल ब्रीच ऑन द ड्यू डेट और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ, याद आ गई बात? उस डायग्राम में सब है सर। ड्यू डेट वाले दिन तुमने मना कर दिया, जल्दी पढ़ो एग्जांपल। है ना, इसे क्या बोलेंगे? 20 को मना कर दिया, एक्चुअल ब्रीच। ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, काम करते करते मना कर दिया, एक फेरा लेने के बाद बोल रहा है मैं नहीं ले पाऊंगा, है ना, पैर लड़खड़ा रहे मेरे, आत्मदाह कर लूंगा मैं अमन कुंड में कूद के, है कि नहीं बात? जल्दी पढ़ो, इमली क्या कह रही है देखो जल्दी। समझ गए? बस केस लॉ तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है कि एमसीक्यू में केस लॉ के नाम आते नहीं है, तुम्हें बस पता होना चाहिए। अब सर, अब चलते हैं रानी की नजरों से। अब तो हमने विजय की तरफ सोचा कि विजय ने क्या किया, रानी करते हैं, प्योर रानी क्या ले सकती है ये भी देखते हैं।
है ना। पहले ये पढ़ लो, अगर एक्चुअल ब्रीच हुआ है तो रानी के पास ये ऑप्शन होते हैं। शकीला लहरी को जानते हो ना, वाका वाका वाली आंटी, तो रानी या तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है, या फिर रानी के पास क्या ऑप्शन है कि शकीला लहरी को कह दे ठीक है डैमेजेस दे दे 6 नाइट के और 7 नाइट से आके वाका वाका गाना शुरू कर दे। ठीक है ना, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, सेक्शन 55। अब देखो असर क्या है, रेमेडी क्या है, यानी कि अब रानी क्या क्या मांग सकती है। सबसे पहला तरीका, बहुत आसान तरीका, ये बताओ, मान लो मुझे तुम्हें ये बोतल बेचनी है, बोतल, ए भैया ए पुष्पा बोतल बेचनी है। अब मैंने जब तुमसे बोतल बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया तब ये बोतल थी 20 रुपए की, है ना। जिस दिन मुझे तुम्हारे दुकान से बोतल उठानी थी ये बोतल पहुंच गई 25 रुपए की। मैंने कहा भाई यार तुमने मना कर दिया, हम ना बेच रहे, तो बताओ मैं तुमसे कितना पैसा मांगूंगा धोखाधड़ी के नाम का, 20 या 25? 20 का कॉन्ट्रैक्ट किया, धोखे वाले दिन जब ब्रीच हुआ, ब्रीच पे ये पहुंच गई बोतल 25 रुपए की, तो मैं तुमसे कितने रुपए मांगूंगा धोखे के? बोलो 20 या 25? 20 बिल्कुल गलत जवाब। अरे 25, और भी ज्यादा गलत जवाब मिला है। तो तुम्हारे जैसे बच्चे हो ना, एक एक के चांटे बजाओ तुम्हारे जैसे बच्चों की। अब मेरे जैसा टीचर तो लटक के जाएगा तुम्हारे नाम पे चिट्ठी लिख के, मेरी आत्महत्या की जिम्मेदार ये बालक है और ऑनलाइन वाले भी। अरे भैया वो नशेड़ी हो, भांग खा के आते हो क्या? इतना सिंपल कॉन्सेप्ट जो 10वीं 12वीं के बच्चे बता दो जिन्होंने लॉ भी ना पढ़ी हो। अरे भाई मैं अगर तुम्हारे पास आता, तुम ईमानदार होते, तुम मुझे 20 में बेचते, तो मेरी जेब से कितने जाते हैं? 20 रुपए, इतने का तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अब तुम्हारे चक्कर में वो सामान मुझे पड़ोस से खरीदना पड़ रहा है कितने रुपए का, क्योंकि तुमने मना कर दिया। तो तुम्हारे चक्कर में मेरी जेब से एक्स्ट्रा कितने गए? अरे 20 तो तुम खर्चा मान के बैठे हो, तुम्हारे चक्कर में मेरा नुकसान कितना हो रहा है? अब तो अपना नुकसान क्यों कर रहे हो 20-25 बोल के? कितना नुकसान है? 5 का। तो जज साहब कह रहे 20 और 25 कैसे मांग रहा भाई? अगर सामान अगर 20 का बिक जाता है ईमानदारी से, तो 20 तो जाने ही जाने हैं, धोखे की वजह से कितने एक्स्ट्रा गए हैं? तो ब्रीच का जज साहब ने अमाउंट बोला एमपी माइनस एमपी, बोले तो मार्केट प्राइस माइनस सीपी, बोले तो गलत जवाब। यार तुम यार वापस चले जाओ, तुम अपनी फीस ले लो वापस जो भी बनती है। अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं मैं। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, मार्केट प्राइस हो गया 25, बोतल का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था? तो मैं तुमसे कितने डैमेज मांगूंगा? 5 रुपए पर बॉटल इज डैमेजेस। इसे बोलते हैं ऑर्डिनरी डैमेजेस। क्या बोलते हैं सर? ये रहा सेक्शन 73, एमपी माइनस सीपी। अब मान लो एग्जाम में आ गया एमसीक्यू में, सॉल्व कर दोगे नहीं कर दोगे? करके बताओ सॉल्व फिर। तो ऐसा तो सॉल्यूशन करना नहीं, मैं तुम तो बता दो बस अपने दिमाग लगा के, इस केस में कितना डैमेजेस, बी में कितने डैमेजेस, और ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। सर पहले वाले में है 2000। कितने लिख दूं? 2000। सर हाँ पहले वाले में 2000 और क्वांटिटी है 10, तो हो गया 20,000। दूजे में दूसरे वाले में 4000 और ये 40,000। पक्का? चलो चेक कर लेते हैं, भाई साहब ने सही बोला गलत बोला है। सही तो है। सिंपल क्या करना है? एमपी माइनस सीपी, बात खत्म। ये एमपी ये सीपी 2000 का वो इनटू मल्टीप्लाई बाय यूनिट जो अकाउंट्स में करते। तो नॉर्मल, ये तो जेन्युइन डैमेज हो गए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। अब एक केस आया, एक भैया अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर, है ना, ऐसा गाना बजा, तुम डर गए भैया कौन है अंधेरे में कौन। पता लगा तुम्हें एक बस वाले ने गलत जगह पे उतार दिया,
तुमने जब देखा स्टेशन कौन सा, बड़ा भूतिया सा लग रहा है भाई, कहाँ उतार दिया ने मुझे, भग लिया बस वाला तुम्हें उतार के। और तुम बहुत डरे, तुमने कहा भाई ये क्या चक्कर है, पुराने जमाने का लॉ, ना जीपीएस ना मोबाइल, किसी की सहायता नहीं। अब तुम चल दिए भैया अंधेरी रातों में भैया, है ना, कोई होटल मिल जाए कुछ मिल जाए, बस वाले ने तुम्हें गलत जगह पर उतार दिया। अब पता लगा कुछ कमजोर दिल के बालक तुम्हारी तरह मेरी तरह, जो बहुत डर लगता है जिन्हें अंधेरे में, है ना, इधर उधर देख रहे हैं, हवाएं चल रही है, कौन आ गया भैया, अबे घंटी मंदिर की है, अरे भैया मंदिर की घंटी कैसे बज रही है। तो पता लगा बीपी हाई होकर बीमार हो गया एक बालक। अब जब तुम भैया बड़ी मुश्किल से पहुंचे शहर, तो तुमने उस बस वाले के ऊपर केस किया। तुमने कहा एक तो होटल का पैसा दे, टिकट खराब कर दी, एक गलत जगह पर उतार दे, टेंशन का पैसा दे और बीमारी का पैसा दे। तो बताओ पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, सारे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। जैसे सामने का बीमारी के काहे ले रहे हो भाई, तुम बीमार हो गए किसकी, बस वाले की वजह से, बस वाले की वजह से तुम्हारा ये पैसा बेकार हुआ, तुम्हारा टेंशन हुई। बस वाले की वजह से कैसे बीमार हो गए भाई, बताना जरा, कुछ भी मतलब है कि नहीं बात। अब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, एक बालक को है ना दस्त लग गए, ये बेचारा पेट पकड़ के बैठा है सर, तो मेरे पढ़ाने की वजह से दस्त लग गए इसे क्या है, मेरे पढ़ाने की वजह लग गया क्या। जज साहब बोले कैसी बात कर रहे हो, पढ़ाने का लूज मोशन से कोई लेना देना भाई। डॉक्टरी जांच करा, क्या खाया नाश्ते में, उल्टा सीधा खाया, कल रात क्या खाया और खा ले बाजार का, इसमें मेरी पढ़ाने, समझ रहे हो ना बात। तो भाई मेरी वजह से तुम्हें, इसका इलाज गोलियां नहीं, इसका इलाज कैम चूर्ण है कि नहीं बात। अब तो मेरी वजह से थोड़ी तुम्हें लूज मोशन हो गए। तो ये बस वाला ये कह रहा है, जज साहब मैंने मान लिया कि मैंने गलत जगह उतार दिया इन्हें, मैंने गलती मानी, मेरी वजह से इनका होटल का पैसा बेकार हुआ, मेरी वजह से इनको रात भर भटकना पड़ा, टेंशन रही, लेकिन मेरी वजह से बीमार क्यों गए। बीमार तो सारे बीमार होते, और मेरी वजह से अगर 10 लग रहे हैं तो सबको 10 लगने चाहिए, ऑनलाइन वाले घर बैठे बैठे 10 लगने चाहिए, है कि नहीं बात। तो यार बताओ सही है गलत है, गलत बात है ना। तो जज ने पता क्या बोला, जज ने बोला दैट बीमार होना इज अ वेरी रिमोट कॉन्सिक्वेंस। क्या है, तो जज साहब ने इसे बोला ऑर्डिनरी डैमेजेस डज नॉट इंक्लूड रिमोट डैमेजेस। तुम भाई इतनी दूर का कैसे सोच रहे हो। जज साहब ने कहा ऑर्डिनरी डैमेजेस में एमपी माइनस सीपी ले, है ना, कि भैया अगर तुम बहुत रात को किसी होटल में पहुंचे तो तुम्हारा पहले से होटल बुक था, मान लो 2000 रुपए का, रात में होटल वाले ने तुम्हारे मजबूरी का फायदा उठाया, देखा बीमार है, उसने तुम्हें जानबूझ के कितने का रूम दिया, 5000 का, तो बस से एमपी माइनस सीपी ले, टेंशन जो रही उसका हट जाना ले। अबे रिमोट बीमार होना बहुत रिमोट डैमेज है, इनडायरेक्ट लॉस का कोई डैमेजेस नहीं मिलेगा। केस का नाम है हॉब्स वर्सेस लंदन, ये लिखी बात। मेडिकल एक्सपेंस नहीं मिलेंगे, क्यों, इट वॉज वेरी, तो मेरे पढ़ाने की वजह से 10 लग गए भाई, इस बात का कोई लेना देना नहीं है। सर ने इतना ज्यादा लॉ पढ़ाते हैं, मैं तो भैया लूज मोशन में फाटक खुल गया मेरा, तो भैया है कि नहीं बात, इसका कोई लेना देना नहीं है भाई, समझ रहे हो बात को। तो एग्जाम में होश से पढ़ना कि व्हाट इज ऑर्डिनरी डैमेजेस एंड व्हाट इज रिमोट डैमेज, याद रहेगी ना बात, ठीक है। तो एग्जाम में वैसे बीमारी के ऊपर ही आएगा। स्पेशल डैमेज सुनेंगे ध्यान से, स्पेशल डैमेजेस क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सुनेंगे ध्यान से। स्पेशल डैमेजेस वो डैमेज होते हैं, एक तो तुम्हें तुम्हारा राइट है तुम्हें मिलेगा, है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब मान लो भैया इसकी शादी हो रही, क्या नाम भाई तुम्हारा, सुमित की शादी हो रही है। अब सुमित कह रहा है अक्षय कुमार को बुलाऊंगा, हेलीकॉप्टर पे उल्टा लटक के आएगा वो। तो अक्षय कुमार ने कहा ठीक है भाई 5 करोड़ रुपए लगेंगे इस काम के, ठीक है भैया 5 करोड़ में डील हो गई। अक्षय कुमार ने धोखा दे दिया, है ना। अब सुमित ने क्या बोला, अबे यार अक्षय कुमार ने धोखा दे दिया, लोग सोचेंगे फेकू टाइप का है ये, तो मैंने शादी कार्ड में लिखवा दिया स्पेशल एंट्री, बहू की नहीं, बीवी की नहीं, अक्षय कुमार की। तो लोगों ने कहा भाई अक्षय कुमार को बुला लो, हेलीकॉप्टर से आएगा उड़ता हुआ। तो लोगों ने कहा भाई फेंकू चंद रहने दे, तू बड़ी बड़ी फेंक रहा है, अब तो बेइज्जती हो जाएगी। अक्षय कुमार ने मना किया, अक्षय कुमार कह रहा है भाई पैसे वैसे ले लेना वापस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा। अपनी बेइज्जती बचाने के लिए अक्षय कुमार अब ये पहुंचा बेचारा सुमित किसके पास, सुमित भैया किसके पास पहुंचोगे अपनी इज्जत बचाने के लिए, कोर्ट नहीं, अरे पहले शादी में तो बचा ले इज्जत। हाँ ये पहुंचा भाई अक्षय कुमार जैसा ताम झाम एक ही बंदा कर सकता है, टाइगर श्रॉफ, वो उल्टा सीधा कूद सकता है
तो टाइगर श्रॉफ ने देखा भाई साहब बेइज्जती बचाने के लिए कर रहा है, तो टाइगर श्रॉफ ने मांगे 8 करोड़ रुपए। कितने मांगे? टाइगर श्रॉफ ने कहा 8 करोड़ रुपए देगा तो आऊंगा, वरना ना आऊंगा। अब अक्षय कुमार से तुम 3 करोड़ मांगोगे नहीं मांगोगे? क्यों? एक तो MP माइनस CP हो गया, ये क्या हो गया? MP है ना, MP टाइगर श्रॉफ और CP। साथ में जो तुमने तामझाम किया, अक्षय कुमार की फोटो लगवाई, ये लगवाई वो लगवाई, है ना, बैनर बनवाए, ऐसा किया, पर उसकी जगह बदला कौन? टाइगर श्रॉफ कह रहा है मेरी फोटो क्यों लगवा रहे, अब इतना टाइम नहीं है। तो जो एक्स्ट्रा स्पेशल तुमने काम किए किससे? अक्षय कुमार के लिए, वो डैमेजेस भी अक्षय कुमार देगा स्पेशल डैमेजेस के नाम के, जो स्पेशल काम के तेरे लिए। इस तरह का हेलीकॉप्टर, इस तरह की चीजें, ये वो, अब वही काम अलग करने पड़ रहे हैं किसके लिए? टाइगर श्रॉफ के लिए स्पेशल डैमेजेस। बात समझ में आई? तो स्पेशल डैमेज का मतलब होता है जो किसी अनयूजुअल या बहुत स्पेशल सर्कमटेंसेस की वजह से क्या होता है सर? जनरेट होता है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम में क्या आया, सुनना ध्यान से। मान लो मैंने एक ठेकेदार को बुलाया, मैंने कहा भाई बिल्डिंग बना दे, ऊंची है बिल्डिंग, मैं ये वाला गाना गाऊंगा, बिल्डिंग बना दे। अब ठेकेदार ने कहा भैया बिल्डिंग बनके तैयार हो जाएगी, गृह प्रवेश करा देंगे तुम्हारा 1 जनवरी को। मैंने कहा पक्का? कह रहा हाँ भैया 1 जनवरी को टकाटक न्यू ईयर वाले महीने में गृह प्रवेश। मैंने कहा भाई मैं नहीं जाऊंगा रहने। तो ठेकेदार कह रहा फिर क्या बात होगी? मैंने ठेकेदार को बताया कि मैंने 1 जनवरी के लिए ये मकान किसको दे दिया? सुमित जी को क्या दे दिया? रेंट पर दे दिया, और एडवांस भी ले लिया। क्या ले लिया? हाँ एडवांस भी ले लिया मैंने सुमित जी से। सुमित भाई बहुत कुछ नया नया मकान बनेगा, है ना, नए नए मकान में जाऊंगा भाई, पुराना मकान भी नहीं है। सुमित भैया ने कुछ एडवांस सबमिट कर दिया। पता लगा 31 तारीख को ठेकेदार ने जो मकान बनाया, मकान ढह गया, बेकार। मैंने कहा अच्छा हो भाई, कल सुमित ना आया, पता लगा दब जाता ही हो मकान के नीचे, है कि नहीं बात? तो यार उल्टा और जमान हानि को जान लेने का केस और चलता मेरे ऊपर, और बच जाता था और उल्टा और केस करता कि सर आपने मुझे मारने की कोशिश की है, मर्डर करने, अटेम्प्ट टू मर्डर पे केस करता था। मैंने कहा भाई ये ले देवर देव, अच्छा भगवान तुमने 31 तारीख को गिरवा दी बिल्डिंग अगर कल कुछ हादसा हो जाता बड़ी दिक्कत हो जाती। अब मैंने ठेकेदार के ऊपर केस किया। ठेकेदार वो सारा सब पैसा तो देगा जो उसने मुझसे मकान बनाने का लिया। मैंने ठेकेदार से बोला कि भाई सुमित ने भी मेरे ऊपर केस कर रखा है। बात समझ रहे हो? अंकुर ने किसके ऊपर केस किया और सुमित ने किसके ऊपर केस किया? मेरे ऊपर। 2 केस चलने लगातार। कह रहा भैया तुम्हारे चक्कर में पता क्या हुआ, कहीं और मकान ना लिया मैंने, सड़क पे रहूं कल से, पुराना मकान मैंने छोड़ दिया, ट्रक में सामान भर रखा मैंने, पुराना मकान छोड़ दिया, नए मकान में तुम आने ना दे रहे, अब क्या ट्रक में रहूंगा मैं, अब ये सड़क पे रहूं अब, हैं? बताओ यार। सुमित कह रहा भैया तुम दोगे सारा भाड़ा, होटल में रहूंगा जब तक मुझे नया मकान नहीं मिला, तुम दोगे होटल के पैसे अब, और मेरा सामान जो ट्रक में रहेगा ना, ट्रक का भाड़ा भी तुम दोगे अब बेचारा का ट्रक में है ना फर्नीचर वगैरह सामान वगैरह, ट्रक वाला कह रहा है 1 दिन का 5,000 रुपये भाड़ा है, खड़ा रखो ट्रक। अब सुमित कह रहा है कम से कम 1 हफ्ता लगेगा नए मकान में शिफ्ट होने में, तो सर आप दोगे 5,000 इंटू एक तो 7 दिन, और 7 दिन जो मैं होटल में रहूंगा, 7 दिन होटल का किराया खाना पीना, 25,000 ट्रक का भाड़ा, और 25,000 कम से कम किस में लगेंगे? होटल में लगेंगे, है ना, राइट। 50,000 रुपये का आप जुर्माना हर्जाना दोगे मुझे, डैमेजेस। मैंने कहा भाई मेरे ऊपर क्यों इल्जाम लगा रहा, मेरी गलती, ठेकेदार की गलती है। अब ये बताओ ठेकेदार ने वो पैसे तो देगा ही देगा और घर बनाएगा नया, क्या सुमित जो मेरे ऊपर केस करा 50,000 रुपए का, क्या वो भी ठेकेदार को देना पड़ेगा? देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। क्योंकि सुमित का केस इज अ स्पेशल डैमेजेस। लेकिन जज साहब ने एक चीज बोली, स्पेशल डैमेजेस लेने से पहले ये बात किसको बता देना? ठेकेदार को मस्ट कम्युनिकेट टू। अगर ठेकेदार को पता है तो ठेकेदार पैसे देगा, अगर ठेकेदार को नहीं पता होगी तो ठेकेदार सुमित का पैसा नहीं देगा। जल्दी से पढ़ लो, जल्दी, बिना टाइम वेस्ट करे। ए कौन हो गया? ठेकेदार। बी कौन हो गया? मैं। और सी कौन हो गया? सुमित। अरे तेरा क्या चल रहा भाई?
रुक जाओ अभी 1 मिनट रुक जाओ, पहले पढ़ के जाओ उसको। बताओ ठेकेदार क्या क्या देगा, देगा ये वाला एग्जाम में भैया एमसी अगर आएगा तो इसको लिखना है, समझना है इसे। क्या ठेकेदार ये देगा? और जो सुमित मेरे ऊपर केस कर रहा है और मैं जो 50,000 रुपये सुमित को दूंगा, ठेकेदार वो भी देगा। तो ये समझ लेना मोस्ट एक्सपेक्टेड है ये एग्जाम में, ठीक है। अब देखो हेडली वर्सेस बैक्सेंडेल, वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन। जल्दी बताओ, तुम्हें डिसीजन देना, मुझे पूरा कहना, तुम इस बात का डिसीजन दे सकते हो। ये है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भैया। चलो तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूं, स्पेशल डैमेजेस मिलेंगे या स्पेशल डैमेजेस नहीं मिलेंगे। ऑर्डिनरी तो मिल ही जाएंगे, स्पेशल के बताओ किसको चुनोगे? हिंट ये रहा, ये जो येलो पेन से अंडरलाइन कर रहा हूं। एक बालक कह रहा मिलेंगे, एक बालक कह रहा नहीं मिलेंगे। सुमित जी पढ़ के बताओ फिर, कौन है वाले भाई? हाँ पढ़ लो। मिलेंगे नहीं मिलेंगे? सुमित जी बताओ। थ्री टू 1 का रेशियो, 3 बालक कह रहे हैं मिलेंगे और 1 बालक कह रहा नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं? तो इससे पूछे था जो बेचारा ऑड 1 आउट है। हाँ भाई क्यों नहीं मिलेंगे? नहीं नहीं गलत जवाब। ये बताओ क्या ये बात पूरी हो रही है? ये बात पूरी हो रही है? कैसे पता नहीं हो रही? स्पेशल डैमेजेस लेने के लिए जिससे लेने हैं उसे बताना है। ये क्या लिखा है? H डिड नॉट मेक नो टू Y, कि उसके डिले की वजह से लॉस होगा। उसने बताया? नहीं बताया तो नहीं मिलेंगे। 0 नंबर खाओगे तुम इसमें? नहीं बताया तो नहीं मिलेंगे, ये लिखी बात। B was not liable for the special damages, reason being, ये है असली बात, क्योंकि H ने, हेडली ने बैक्सेंडेल को बताया ही नहीं कि तेरे डिले होने की वजह से मेरा स्पेशल लॉस होगा। अरे जब मैंने ठेकेदार को बताया ही नहीं कि तेरे मकान गिरने की वजह से मेरा किराए का लॉस हो जाएगा, किराएदार मेरे ऊपर केस कर देगा, मैंने वो मकान किराए पे दे दिया, तो फिर काय बात के देगा वो पैसे? वो तो कहेगा ठीक है बिल्डिंग बना रहा हूं, तुम और सुमित आपस में झेल लेना। अरे तो बताओगे, मन तो करे तुम्हारे इतने चांटे बजा दूं ना। मैंने कहा ये लिखा आंसर, ये लिखा आंसर। नोटिस कम्युनिकेट करना जरूरी है कि तेरी वजह से मुझे लॉस हो जाएगा। तो उसमें बोला कहां ये बात? हेडली वर्सेस बैक्सेंडेल ने यही बोला भाई, जब ऊपर लिखी है बात, ये भी बताया मैंने। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है स्पेशल डैमेजेस लेने के लिए? ये जब तुम बता ही ना रहे तो फिर क्या बात को स्पेशल डैमेजेस मिलेंगे? अरे बताओ तो भाई, है ना? समझ में बात? भैया एग्जाम में मिलेगा क्वेश्चन। अगली बात सर, अगली बात वही बेचारे दिल जले, दिल जले, दिल जले भाई। तो ये बताओ, अब एक बालक कह रहा है सर मेरा ब्रेकअप हो गया, आपने रानी को तो दिला दिए पैसे, है ना, मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरे को भी इंसाफ दिला दो। मिलेगा नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? हाँ वो शादी करनी है, वो किसका है भैया? मैं तेरा बॉयफ्रेंड, तू मेरी गर्लफ्रेंड। ओ भाई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में एक नाटक। अब तुम 10 बॉयफ्रेंड बदल ले और तुम 10 गर्लफ्रेंड बदल लो तो सब पे केस ही करते रहोगे, है कि नहीं बात? जज साहब ने बोला भाई जो रानी को डैमेजेस मिलने हैं वो क्यों मिलने हैं? क्योंकि विजय ने क्या किया? विजय ने ब्रेकअप नहीं किया, विजय ने शादी तोड़ी है कि नहीं बात? राइट।
तो शादी के कॉन्ट्रैक्ट के लिए डैमेजेस मिलेंगे, शादी के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। किसके नहीं मिलेंगे? ब्रेकअप के नहीं मिलेंगे भाई, है ना। फिर तो यही खेलते रहे ना, सुन मैं ब्रेकअप कर रहा हूं, कोर्ट खेलेंगे। तो जज पागल बैठा हुआ, जज कह रहा मेरे ब्रेकअप के तो मिले ना आज तक तेरे ब्रेकअप के दिला दूं मैं। तो शादी के मिलेंगे, क्योंकि भैया ब्रेकअप में कोई खर्चा नहीं है। जज मानता है ब्रेकअप में कोई खर्चा नहीं है, कि भैया तुमने भाई ऐसा बड़ा इवेंट सा कर दिया हो, लाखों रुपए खर्च कर दिए। लोग इंडिया में भैया लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं शादी में, है ना। ब्रेकअप में कोई खर्चा नहीं है भाई, ठीक है। लेकिन शादी में तो इंसान पहले खर्चा करा बैठा होता है। भाई लड़की के पिताजी ने इतना मिठाई वगैरह सामान, वेन्यू बुक कर लिया, तो वो पैसे थोड़ी लौटा देंगे, है कि नहीं बात। मिठाई वाला मिठाई थोड़ी ले लेगा वापस, और वेन्यू वाला मान लो क्या कहते हैं 20 लाख का वेन्यू बुक कर लिया, वेन्यू वाला पैसे थोड़ी दे देगा वापस। क्या शायद तुमने कैंसिल किया, मेरी तो बुकिंग तुम ना देते तो कोई और लेता। तो वहां नुकसान ज्यादा होता है पैसों का, ब्रेकअप में इतना नुकसान नहीं होता, है कि नहीं बात। मैंने इसे गिफ्ट दिया, अबे नाटक मत दिखा तू इतना, है कि नहीं बात। लेकिन वहां तो भैया परिवारों का नुकसान हो जाता दूर दूर तक, मेंटली भी और पैसों के लिए भी, फाइनेंशियली भी। इसलिए ब्रेकअप के डैमेजेस जो रानी को मिले उसे बोला गया एग्जाम्पलरी डैमेजेस और विंडिक्टिव डैमेजेस, जिसे आम आदमी की भाषा में पता क्या बोलते हैं? मानहानि का दावा। क्या बोलते हैं सर? तो तुमने सुना होगा ना, मानहानि का दावा करूंगा मैं, यानी कि तुमने मेरी गुडविल खराब करी है, इंसल्ट कर दी मार्केट में, है ना, कि भाई बताओ लड़के भाग गए, लड़का भाग गया, इस तरीके से। अगली बात सर, एक बार मुझे बताओ, मुकेश अंबानी ने चेक दिया, मुकेश अंबानी ने कितने चेक दिया? मुकेश अंबानी ने चेक दिया, और मुकेश अंबानी का चेक डिसऑनर हो गया। बताओ बेइज्जती है कि नहीं है? भाई इतने बड़े आदमी का चेक डिसऑनर हो जाएगा, बताओ यार, है ना, राइट। लेकिन बाद में पता लगा कि भैया मुकेश की कोई गलती नहीं है, गलती किसकी निकली? बैंक की गड़बड़ की वजह से इतने बड़े आदमी का चेक डिसऑनर हो गया, जिसकी वजह से उसकी इंसल्ट हो गई, है ना। अब मुकेश जी ने दो बातें बताई। मुकेश जी ने कहा, एक तो चेक था 1000 रुपए का, अंबानी का चेक 1000 रुपए का, और एक चेक था 100 करोड़ का। नहीं, सिर्फ 1000 रुपए था वो। अब मुकेश जी कह रहे हैं निकम्मे इतने नालायक बैंक वाले, 100 करोड़ का चेक तो डिसऑनर कर दिया, साथ में 1000 रुपया का भी चेक डिसऑनर कर दिया। बताओ यार, दोनों चेक डिसऑनर कर दिए। अब मुकेश अंबानी कह रहे हैं भाई बहुत बेइज्जती हुई भाई मार्केट में मेरी, है। अब जिसके खाते में 100 करोड़ के हजारों करोड़ रुपए पड़े हो, उसका तुम बताओ यार चेक डिसऑनर करवा रहे हो, बताओ ऐसे अच्छा लगता है ऐसे? मुकेश अंबानी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए बैंक के ऊपर केस कर दिया। तो बैंक कह रहा है बताओ किसमें हर्जाना ज्यादा दूं, किसमें हर्जाना कम दूं, किसमें अंबानी साहब को ज्यादा जुर्माना हर्जाना मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा, किसमें कम मिलेगा? बताओ क्यों? वो मैं उल्टा नहीं बोल रहा, 1000 करोड़ में ज्यादा का हर्जाना नहीं मिलना चाहिए? बोलो। हाँ, 100 करोड़ में ज्यादा मिलना चाहिए, बिल्कुल सही बात। बोलो। बिल्कुल गलत जवाब। नशेड़ियों इसमें ज्यादा क्यों मिलेगा? वो सही कह रहा है। बेइज्जती किसमें हुई ज्यादा? बताइयो ना, बेइज्जती ज्यादा किसमें हुई? अंबानी का चेक 1000 का डिसऑनर हो गया और 100 करोड़ का डिसऑनर हो गया, तो किसमें ज्यादा बेइज्जती है? 1000 में। अबे जा मुझसे ले लेता 1000 रुपए, तो ओ मुकेश अब बन रहा अपने आप को रिलायंस का मालिक। अरे 1000 का तो हमारा ना हो, है कि नहीं बात? तो मुकेश अंबानी छोड़ो, चलो मेरी बात कर लो तुम। मैं तुम्हें दे दूं 1000 रुपए का चेक, और एक दे दूं मैं तुम्हें क्या कहते हैं 1 करोड़ का चेक, दोनों डिसऑनर हो गए, तो बेइज्जती ज्यादा किसमें है? 1000 में। अरे सर 1 करोड़ के चेक काट रहे हैं, 1000 रुपये पड़े ना खाते में तुम्हारे, है ना, छोटे लोग, टुच्चे लोग, है कि नहीं बात? तो किसमें बेइज्जती है? तो भाई बड़े आदमी की बेइज्जती उतनी ही बड़ी होती है जितना छोटा अमाउंट होता है। तो इसमें इंसल्ट ज्यादा है, इसमें इंसल्ट नहीं है, क्योंकि लोग क्या बोलेंगे? अबे 1000 करोड़ भैया 100 करोड़ की बात है, ना हो इसके खाते में, कहीं पेमेंट वेमेंट फंस रही हो कहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है कि नहीं बात? लेकिन तुम्हारे खाते में 100 रुपए ना पड़े हो तो उल्टा तुम बोल दोगे मुझसे और अंबानी से, अरे 100 तो सर हमारे खाते में पड़े, हमसे हमारी जेब में पड़े, लो हमसे ले लो। बताओ 100 रुपए ना तुम्हारे पास, किसमें ज्यादा बेइज्जती है? कम अमाउंट में ज्यादा बेइज्जती है, समझ गए ना, राइट। और बड़े अमाउंट में कोई बेइज्जती नहीं है। अब मेरा 1 करोड़ का चेक डिसऑनर हो जाए, 10 करोड़ का चेक डिसऑनर हो जाए, मैं कह दूंगा भाई, है ना,
यार पेमेंट आनी थी, अटक गई गलती से। लेकिन 100 रुपये का चेक डिसऑनर हो जाए तो इसमें क्या बहाना लगा दूंगा मैं? 100 रुपये ना है सर, इसमें क्या पेमेंट अटक गई आपकी, है कि नहीं बात? इसे बोला गया विंडिक्टिव डैमेजेस इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक बाय द बैंकर, जिसमें कस्टमर की रेपुटेशन खराब होती है ना। अब ये लिखी बात, वेयर द वैल्यू ऑफ चेक इज स्मॉल डैमेज इज हैवी, और जहां वैल्यू ऑफ चेक हैवी होता है वहां डैमेज क्या मिलेंगे? कम में, वहां बेइज्जती कम है। लेकिन अगर कोई नॉन ट्रेडर, यानी नॉन ट्रेडर बोलते नॉन बिजनेसमैन, कौन सा मैन? अगर कोई व्यापारी नहीं है तो फिर मार्केट में गुडविल क्या है उसकी? कुछ भी नहीं। जिसको लोग जानते ना हो उसकी कोई गुडविल की बात नहीं है कि नहीं बात समझ में आ रही ना? अब मान लो तुमने किसी को दोस्त को चेक दे दिया, तुम्हारा चेक डिसऑनर हो गया, तुम्हारी क्या गुडविल खराब हो गई? तो तुम्हारा दोस्ती तो बोलेगा मैं 100 रुपये ना तेरे पास। ऐसा तो नहीं मोहल्ले में लोगों ने ढिंडोरा पीडियो तेरे नाम का जा चिल्लड़ 100 रुपये हो चिल्लड़, ऐसा तो बेइज्जती नहीं हुई ना, क्योंकि लोग तुम्हें जानते नहीं, क्योंकि हम कौन है? नॉन बिजनेसमैन। तो जज साहब ने बोला अगर नॉन बिजनेसमैन है तो उसकी कोई गुडविल खराब नहीं है, उसको फिर छोटे से डैमेज मिलेंगे, जैसे कि ये, एक मिनट हो गया, छोटे जैसे कि ये 9 बस इतने रुपए मिले बस, है ना, इतने पैसे। बात समझ में आ गई ना? बोलो तो किस में ज्यादा इंसल्ट है? समझ गए भैया? और एक डैमेजेस और पढ़ लेते हैं, है ना, फिर बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे। नॉमिनल। सर नॉमिनल डैमेज होते हैं एन से नॉमिनल, एन से नाम, जो नाम के होते हैं, मतलब इतने छोटे डैमेज तो मांगने में भी शर्म आए, है ना। अब इसी कोल्ड ड्रिंक की बोतल में से मैंने एक ढक्कन पी ली कोल्ड ड्रिंक, लेट गया, मेरी क्यों पी ली कोल्ड ड्रिंक? मैंने कहा भाई रो क्यों रहा है, पैसे निकालो मेरे। तो भाई मान लो एक बोतल आई कोल्ड ड्रिंक की, मान लो 1 लीटर की, मान लो 100 रुपए की, तो 100 रुपए तो दूंगा नहीं। कितना पिया मैंने? तो एक घूंट निकाल ले भाई, पहले घूंट गिनता रहे, पहले ढक्कन गिन। तो जज साहब ने कहा भाई अब मांगने वाला मांग रहा है तो क्या करें? एक्चुअली में बताओ क्या उसको कोई लॉस हो गया? बताना, बोलो क्या लॉस हो गया क्या? अगर भैया थोड़ा सा ऐसे खोल के हिला के पीता तो भी बेचारा इतनी तो कोल्ड ड्रिंक बिखर जाती है ना, राइट? झूठी तो की नहीं मैंने। अबे इतनी चाय तो नीचे छोड़ देता है वो सुमित, सुनना है ना? फिर जितनी चाय तुम नीचे छोड़ दो पत्ती समझ के, उतनी चाय अगर सन ने घूंट पी भी ली, है ना, तो उसके डैमेजेस मांग रहा है। 10 रुपए की चाय 1 रुपए का 2 रुपए का घूंट है, 5 घूंट में पीता हूं मैं, तो 2 रुपए ले ले भाई। लेकिन क्या मांगने में शर्म नहीं आनी चाहिए? लेकिन सामने वाला अगर फिर बेशर्म है तो जज साहब ने लिख दिया नॉमिनल डैमेज वो डैमेज होता है एक्चुअली में आपको कोई लॉस हुआ नहीं है, कोई लॉस नहीं हुआ, लेकिन फिर भी क्या है, यानी कि एमपी माइनस सीपी में अमाउंट ऑलमोस्ट सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट प्राइस बॉटल का पहुंच गया कितना ना, एमपी पहुंच गया 20 रुपया 50 पैसा, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था? 20 रुपए। अब ये कह रहा 50 पैसे भी निकालो, तो भाई चल ठीक है भाई, मर्जी है तेरी, है ना। यानी एमपी माइनस सीपी इज ऑलमोस्ट द सेम अमाउंट। बात समझ में आई? तो उसे बोलेंगे नॉमिनल डैमेजेस। मांगने वाला मांग रहा है तो नॉमिनल डैमेजेस, लेकिन क्या कीवर्ड याद रखेंगे? ये ऐसे डैमेजेस हैं जिनका तुम एक्चुअली में कोई लॉस, तुम्हारे गल्ले पे, गल्ला समझते हो ना, तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटस पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मांगने वाला मांग रहा है। और आखिरी में एक चीज पढ़ लेते हैं, अगर भैया कोई डिले करता है डिले क्या करता है? तो डिले की वजह से जो लॉस होता है उसे बोलते हैं डेट्रोरेशन कॉज बाय डिले। डेट्रोरेशन को कानूनी भाषा में या अकाउंट की भाषा में बोलता है डेप्रिशिएशन। क्या बोला था? यानी तुम कह रहे हो भाई डेप्रिशिएशन का पैसा दे दे मुझे। फॉर एग्जाम्पल तुमने ये अकाउंट्स वाले भैया की बेइज्जती तो नहीं कराओगे ना? तुम ये बताओ डेप्रिसिएशन इस्तेमाल करने से होता है या रखे रहने पे भी होता है? रखे रहने पे भी होता है ना, जिसे बोलते हैं एफ्लेक्स ऑफ टाइम। समय भी चीजों को क्या करता है? डैमेजेस, है ना, डेप्रिशिएट करता है। हो सकता है अकाउंट वाले भैया ने लोहे का एग्जांपल दिया हो, तुमने भैया मकान बना तुम्हारा, तुम सरिया लिया है, अब सरिया लेके तुम इस्तेमाल नहीं कर पाए, बरसात हो रही थी, तो 1 महीने में सरिया में क्या लग गया? तो वो भी तो डेप्रिशिएट ही है। अब तुम बोलो इस्तेमाल नहीं कर रहा तो डेप्रिशिएट नहीं होगा? होगा भाई। कोई चीज इस्तेमाल ना हो तो क्या मानी जाएगी? डेप्रिशिएट तो मानी जाएगी। अब पता लगा कि तुम्हारा डिले क्या हुआ, तुमने एक सीजन में, जैसे केस आया भैया तुमने कुछ टोपियां मंगाई, टोपियां मंगाई वेलवेट की। किसकी मंगाई सर? वेलवेट की टोपी मंगाई। अब मान लो वेलवेट की टोपी पहनी जाती है सर्दी के सीजन में, थोड़ा मोटा कपड़ा होता है,
अब वो बंदा डिले करके कहां कब लेके आया? गर्मियों में, अप्रैल में। अब तुम अप्रैल में बेच दोगे वेलवेट की टोपी, है कि नहीं बात? ऊनी टोपी बेच दोगे अप्रैल में। अब तुम कह रहे हो पागल है, नशे में क्या, बुला रहा, जनवरी में मंगाई थी, डिले उसने किया, तो तुम उससे क्या मांग लेना? इतनी देर डिले के जो तुम्हारे डैमेजेस बनते हैं वो मांग लेना कि अब मुझे अगली सर्दी में बेचने के लिए इंतजार करना पड़ेगा, और अगली सर्दी में पता ना आउटडेटेड हो गया, फैशन चला गया, तो पता नहीं कोई खरीदे ना खरीदे। जज साहब ने बोला द फॉल इन द वैल्यू ऑफ क्लोथ, जो डेप्रिशिएट हुआ है, जो सीजन के बाद आया, उसे क्या बोला गया? डेट्रोरेशन। डेट्रोरेशन मतलब डेप्रिसिएशन। तो आप प्लेंटिफ, प्लेंटिफ कौन होता है? केस करने वाला। तो केस करने वाला एंटाइटल है क्या लेने का सर? कंपनसेशन लेने का, बिना उसको नोटिस दिए। मतलब उसे पहले बताने की जरूरत नहीं, तेरे लेट की वजह से मुझे लॉस हो जाएगा। जज साहब ने कहा डेप्रिसिएशन का लॉस तो होना ही होना, उसे बताएगा नहीं तो भी क्या होगा? तो आप उसको ले सकते हैं डिले। एग्जाम में बिल्कुल डिले वर्ड लिखा आएगा, चिंता मत करो, या डेट्रोरेशन वर्ड लिखा आएगा, चिंता मत करो, ठीक है ना? तो विदाउट नोटिस भी आप उसे रिकवर कर सकते हैं। बोलो समझ आ गया सर? ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर।